ये नमो नमः दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले विसर्ग संधि के बारे में। किसके बारे में? विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था और उससे पहले के वीडियो में हम सबों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जो है जाकर सबसे पहले इससे पहले का वीडियो देख लें ताकि आपको पूर्ण रूपेण समझ में आए। ठीक है, आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग सीखते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि का डेफिनेशन क्या कहता है कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण रहने से जो विकार पैदा होता है। अगर ये विसर्ग आप लोग देख रहे हैं, इस विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण रहे या नहीं तो व्यंजन वर्ण रहे तो उसके रहने से जो विकार यानी वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि विसर्ग के बाद स्वर अर्थात विसर्ग ये है ना, विसर्ग के बाद ये स्वर वर्ण होना चाहिए अथवा व्यंजन वर्ण रहने से क्या रह सकता है? या तो स्वर रह सकता है या व्यंजन रह सकता है। ठीक है, तो वही कहता है कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण रहने से जो विकार होता है, विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप पुरः जोड़ हितः बराबर पुरोहित, यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद क्या आपका व्यंजन है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको हम लोग नियम में सीखेंगे। ठीक है, पुरः जोड़ हिता बराबर पुरोहिता, निह जोड़ चला बराबर निश्चला। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि यहाँ विसर्ग के बाद तो हो था, तो यहाँ ओ कैसे हो गया? यहाँ विसर्ग के बाद चौ था तो यहाँ ओ कैसे नहीं हुआ? तो इसका हम लोग एक एक करके नियम को पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो समझ लीजिए कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन यानी विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण रहने से वर्णों में जो परिवर्तन होता है, जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे पुरः जोड़ हिता बराबर पुरोहिता, निह जोड़ चला बराबर निश्चला। अब आइए इसका हम लोग नियम समझते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद चौ या छ रहने से, अगर विसर्ग के बाद चौ हो या नहीं तो छ हो, क्या होना चाहिए? चौ या छ रहने से विसर्ग का तालब सो हलंत हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद अगर चौ या छ रहेगा तो विसर्ग के बाद देखिए यहाँ चौ है और विसर्ग के बाद यहाँ छ है ना, तो वही विसर्ग के बाद चौ या छ कुछ भी रहे तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? तालब सो। जैसे यहाँ देखिए बदला ना, विसर्ग के बाद चौ था तो विसर्ग किस में बदल गया? आधा तालब सो। हलंत का मतलब आधा होता है। वही कहता है कि विसर्ग के बाद चौ या छ रहने से विसर्ग का तालब सो हलंत कोमा। फिर कहता है यदि विसर्ग के बाद टो या ठो रहे, यानी विसर्ग के बाद टो या ठो रहने से विसर्ग का मूर्धन सोहलन और तो या थो रहने से विसर्ग का दंत सोहलंत हो जाता है। फिर से समझिए, कहता है कि यदि विसर्ग के बाद चौ या छ रहे तो विसर्ग को तालब सोहलन में बदल देना है, टो या ठो रहे तो विसर्ग को मूर्धन सोहलंत में बदल देना और तो या थो रहे तो विसर्ग को दंत सोहलंत में बदल देना। जैसे उदाहरण देखिए, नी जोड़ चला, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद क्या आपका चौ है और हम लोग जानते हैं कि विसर्ग के बाद चौ या छ कुछ भी रहे विसर्ग किस में बदलता है? तालब सोहलंत। तालब सोहलंत का मतलब आधा तालब सो, विसर्ग को हटाएंगे आधा तालब सो लाएंगे और इधर चला उतर जाएगा। तो निह जोड़ चला बराबर निश्चला। उसी प्रकार निह जोड़ छला, तो यहाँ फिर क्या विसर्ग के बाद छ है और हम लोग जानते हैं कि विसर्ग के बाद चौ या छ कुछ भी रहे तो विसर्ग किस में बदल जाता? आधा तालब सौ में, तो क्या हो जाएगा? निश्चला। निह जोड़ छला बराबर निश्चला। देखिए फिर आगे पढ़े कि विसर्ग के बाद टो या ठो रहने से विसर्ग का मूर्धन सो। यहाँ देखिए धनु जोड़ टंकारा, तो यहाँ टो है तो क्या करेंगे? विसर्ग को किस में बदलेंगे? मूर्धन सो हलंत में। तो क्या आ जाएगा आपका? धनु और इसके स्थान पर आधा मूर्धन सो और इधर टंकारा उतार देंगे। धनुष टंकारा, धनु जो टंकारा बराबर धनुष टंकारा। फिर देखिए अब की बार विसर्ग के बाद ठो है, टो या ठो कुछ भी रहेगा तो विसर्ग किस में बदलता है? तो ये आपका मूर्धन सम और तो या थो रहे तो ये आपका दंत सोहलंत में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आपका टो है तो क्या करेंगे? ठो है तो क्या करेंगे इसको? जैसे देखिए लुप्ता जो ठकारा, तो लुप्ता और विसर्ग के स्थान पर क्या ले आएंगे? मूर्धन सो और ठकारा, तो लुप्तस ठकारा। ठीक है दोस्तों, लुप्तस ठकारा। अब देखिए उसी प्रकार है
इतः जोड़ तत, अब की बार क्या विसर्ग के बाद तो, हम लोग जानते हैं कि विसर्ग के बाद तो या थो कुछ भी रहे तो विसर्ग दंत स्व हलंत में बदल जाता है। देखिए दंत स्व है ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे इतः और इसके स्थान पर दंत स्व हलंत यानी आधा स्व और इधर ततः उतार देंगे। इतः मतलब इधर, ततः मतलब उधर, दोनों को मिला दे इतस्ततः मतलब इधर उधर। ठीक है, अब चलिए अगला नियम हम लोग समझते हैं कि विसर्ग के बाद तालव्य स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का विकल्प से वही सकार हो जाता है। समझिए, कहता है नियम नंबर 2 कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य स्व रहे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स्व ही ले आएंगे। अगर मूर्धन स्व रहे तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन स्व ही ले आएंगे, कौन, आधा। और अगर दंत स्व रहे तो विसर्ग के स्थान पर दंत स्व ही। वही कह रहा कि विसर्ग के बाद तालव्य स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का विकल्प से वही सकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए रामः जोड़ से ते, तो विसर्ग के बाद क्या तालव्य स्व है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स्व ही ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा रामस और इधर से ते उतार देंगे, तो क्या हो गया रामस से ते, रामः जोड़ से ते बराबर रामस से ते। दुह जोड़ शासनम, तो देखिए विसर्ग के बाद तालव्य स्व है तो हम लोग जानते हैं कि विसर्ग के बाद तालव्य स्व रहे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स्व लाएंगे, मूर्धन स्व रहे तो उसके स्थान पर मूर्धन स्व लाएंगे और दंत स्व रहे तो विसर्ग के स्थान पर दंत स्व। जैसे देखिए दुह जोड़ शासनम, तो विसर्ग के बाद तालव्य स्व है तो विसर्ग के स्थान पर आधा तालव्य स्व ही आएगा, दुस, और इधर क्या हो जाएगा शासनम, शासनः। उसी प्रकार निहि जोड़ संदेह है तो दंत स्व है तो अब की बार विसर्ग के स्थान पर दंत स्व ही आ जाएगा, निस, देखिए इसको ऐसे निहि जोड़ संदेह है तो निस आधा स्व और इधर संदेह, निस्संदेह, निहि जोड़ संदेह बराबर निस्संदेह। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखिए विसर्ग के बाद आपका क्या है मूर्धन्त स्व, तो यहाँ क्या करेंगे विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्त स्व ले आएंगे, तो शिव जोड़ षष्ठा, तो क्या आ जाएगा शिवस आधा मूर्धन्य स्व और इधर षष्ठा उतार देंगे, षठा। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 3 की ओर। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 3 को। नियम नंबर देखिए 3 क्या कहता है, एक मिनट। नियम नंबर 3 कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के, यदि क्या कहता है नियम, यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण रहे तो विसर्ग का ओ हो जाता है। फिर से समझिए, कहता है यदि विसर्ग के पहले अ हो, जैसे को तोड़कर हम लोग देखते हैं कि मनः जोड़ रथा, जब इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो ये मौ तो रहेगा ही, नौ को तोड़ेंगे नौ हलंत अ और इधर क्या है प्लस आप विसर्ग होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, तो देखिए अ आ रहा है ना, जितने भी वर्ण है सब में अ आएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या आपका अ है और उसके बाद विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का, वर्ग 5 होते हैं क, च, ट, त, पो। ठीक है, ये 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं 5। वही कहते हैं यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण होगा या चौथा या पांचवा वर्ण, अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या होता है विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग उदाहरण को देखते हैं। तो सब में विसर्ग के पहले अ है, सब में विसर्ग के पहले अ है, र में भी है, इसमें भी है। अब हमको मिलाना है इसके बाद वाला, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि विसर्ग का जो है ओ हो जाएगा। जैसे देखिए मनः विसर्ग के पहले अ है और इधर क्या आपका य, र मिल गया, तो क्या करेंगे विसर्ग का ओ बना देंगे। तो क्या आ जाएगा मनः जोड़ रथा, विसर्ग किस में बदल जाएगा ओ में, और इधर रथा उतर जाएगा तो क्या आ जाएगा मनोरथा। फिर उसके बाद देखिए पयः जोड़ द, तो थो दो, वर्ग का तीसरा वर्ण है, सब में विसर्ग के पहले वाले वर्ण में क्या है अ है। हमको देखना इधर वाला किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा होना चाहिए, या नहीं तो य, र, ल, व होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए पयः, इसमें तो विसर्ग के पहले अ है
और यहाँ देखते हैं क्या हमारा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है, तो थो दो तीसरा है, तो विसर्ग को ओ में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा पयोदह। उसी प्रकार देखिए दोस्तों फिर अगला कहता है कि मनः जोड़ रमम, तो यहाँ तो ओ है, अब इधर वाला देखना हमको यो रो इसमें मिल रहा है, तो विसर्ग को ओ में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा मनोरमम, मनोरमम। फिर देखिए यशः जोड़ दा, तो थो दो तीसरा मिल रहा है, तो विसर्ग को ओ में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा यशोदा। फिर देखिए पूरा जोड़ हिता, विसर्ग के पहले रो है, रो में ओ है, और विसर्ग के बाद देखते हैं हमारा मिल रहा है क्या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो ये हो नहीं है, लेकिन इधर यो रो लो वो हो यहाँ तो मिल रहा है, तो क्या करेंगे विसर्ग को ओ में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा पुरोहितः, पूरा जोड़ हितः बराबर पुरोहितः। सरह जोड़ वरा, तो यहाँ भी विसर्ग के पहले ओ, इधर क्या मिल रहा है हमारा यो रो लो वो मिल रहा है, तो वो है तो विसर्ग को ओ में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा सरह जोड़ वरह बराबर सरोवरा। इसी प्रकार यशः जोड़ धारा, तो थो दो धो वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो विसर्ग को ओ में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा यशो धारा। उसी प्रकार पयः जोड़ धारा, तो धो हमारा चौथा वर्ण है, और हमारा नियम कहता है तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ चौथा, तो पयः जोड़ धारा, तो विसर्ग को ओ में बदल देंगे पयोधारा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना सही दोस्तों, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।